भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। शिपिंग जहाज बनाने को लेकर समझौता हुआ है। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी अहम समझौता हुआ है। भारत रूस के बीच स्वास्थ्य को लेकर भी समझौता हुआ है। ये उन समझौतों से अलग हैं जो समझौते भारत और रूस ने किए हैं, लेकिन ये वो जानकारियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे ये दोनों देश। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आए हैं और अहम समझौतों की कड़ी में ये समझौते भी शामिल हैं। भारत में पुतिन हैं, समझौते का दिन है और इन समझौतों के ऊपर न केवल भारत और रूस की नज़र है, साथ ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, पाकिस्तान और भी देशों की कड़ी नज़र है। हम सबको मिलकर जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। विश्व जल्द ही चिंताओं से विश्व को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत रूस में आर्थिक विकास अब बढ़ेगा। हम शांति के पक्ष में हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। शांति के सभी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान बयान सामने आया। आपने दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई है। 25 साल पहले यात्रा शुरू हुई थी। शांति के हर प्रयासों को हमारा समर्थन, तभी संबंधों की मजबूत नींव रखी गई। हमें और आपको शांति के रास्ते पर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विश्व को भी संबोधित किया, इसके जरिए जो लगातार भारत से उम्मीद कर रहा था कि वो रूस के खिलाफ कोई बयान देगा या कदम उठाएगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और रूस शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है।
आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन के ऊपर भारत की नजर है, रूस की नजर है, लेकिन भारत और रूस की नजर से कहीं ज्यादा नजर अमेरिका की इस वक्त है और यूरोपियन यूनियन के है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल बख्शी सर समय निकालने के लिए, और रवि अरोड़ा सर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सवाल कोई नहीं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लेकिन सुबह से अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस बायलैटरल टॉक्स में, इस समिट लेवल की टॉक्स में जो कुछ भी हुआ है, आपका एनालिसिस। थैंक यू राजीव। सबसे क्लियर बात यह आती है कि अभी तक ये आभास नहीं हुआ था कि इंडिया और रशिया यानी पुतिन साहब की और इंडिया की जो साझेदारी है, जो सोच है, वो कैसे एक ही लाइन पे निरंतर चल रही है बिना किसी रोक टोक के। हालांकि बीच में और कोई इंसिडेंट जरूर आ गए, पर अब पता चल रहा है कि जो उनकी सोच उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी 2000 में और उसके बाद अपग्रेड करते गए, अब 2025 में आके एब्सोल्युटली क्लियरली चॉक आउट हो गया है किस किस दिशा में कैसे कैसे बढ़ना है, किस ऑपोजिशन को इग्नोर करना है। और जैसे कि आपने नाम लिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका इत्यादि सारे के सारे जो हैं वो अपनी जगह हैं, वो चाहे जो सोचते रहे हों, पर हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो निरंतर अनइंटरप्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, चाहे डिफेंस डेवलपमेंट हो, चाहे स्पेस हो, चाहे न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एनर्जी हो, ऑन ऑल फील्ड इंक्लूडिंग डिफेंस, स्पेस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, और चाहे एक्सचेंज ऑफ यूथ प्रोग्राम, एक्सचेंज ऑफ पीपल इन डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ये सारे के सारे अब निरंतर चलते रहेंगे। हमको किसी भी ऑपोजिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गूढ़ मित्रता दिखाई देती है, जिसके बारे में हम लोग टिप्पणी करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा, कहीं इससे ज्यादा सीरियस रिजल्ट हम देख रहे हैं। और इस रिजल्ट का अंजाम ये होगा कि अब जो ब्रेव न्यू इंडिया का पाथ इंडिया ने लिया है, भारत ने 2047 तक का, वो एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है। और उसमें हमें दो राय नहीं है कि अब हमारी स्वावलंबिता, चाहे डिफेंस में हो चाहे और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हो, वो बिल्कुल निरंतर जारी होकर एक सफल अंजाम पे पहुंचेगी। ये दोनों आशा रखते हैं पुतिन साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मीटिंग्स अब खत्म होने वाली हैं एंड उनकी जो विजिट है अब आगे कैसे चलती है, उसका क्या और अंजाम होता है, पर हमें रिजल्ट एब्सोल्युटली क्लियर मिल गया है और इसमें कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी। देयर इज नो लुकिंग बैक। जो हासिल हुआ है, इंक्लूडिंग जो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ योर नेवी, जो है मैं उसको बहुत अहम भूमिका देता हूं, क्योंकि अब हमारी नेवी की जो रेंज है एक्सटेंड होके ऑपरेशनल रेंज विद इन साउथ चाइना सी आराम से जाएगी, सपोर्टेड बाय एयर, supported by diplomatic pressure, diplomatic forces, as well as governmental decisions. So Rajiv ji, as far as Indian state is concerned, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, we are sailing 7 sails in the wind. वाकई सर, वाकई। रवि सर, इस बातचीत के शुरू होने के पहले वेस्ट और खास तौर पर यूएस वो कोशिश कर रहे थे
कि भारत कोई एक ऐसा कदम उठाए, भारत कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे जिससे पुतिन अलग थलग पड़ जाएं। वैसा तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने सधे हुए शब्दों में यह कहा कि हम और आप मिलकर शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई इस समिट लेवल टॉक से सबसे ज्यादा परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को हो रही होगी? जी राजीव जी, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को शायद रात को नींद नहीं आई होगी। कारण आप समझिए, क्योंकि जब से सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ लगाकर लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि भारत और रूस के रिश्ते आज के हैं, कई दशकों पुराने हैं, लेकिन उन रिश्तों में कई प्रगाढ़ता लाने का काम शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है। और अब जो नई एक वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आज अमेरिका बहुत पछता रहा होगा। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को शायद पछतावा जरूर होगा, लेकिन अभी भी वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी। लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने लगातार जिस प्रकार से एससीओ की तस्वीरें आने के बाद पहले तो उन्होंने माना कि हम भारत को खो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाकर उन्होंने लंच कराया, जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, मतलब भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने हर को संभव कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि भारत किसी भी तरीके से रूस से तेल ना खरीदे, रूस से हथियार ना खरीदे। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को अपने हथियार, भारत को अपना तेल, कच्चा तेल बेचना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अड़े रहे। और बिल्कुल यह समझने वाली बात है, शायद अगर कोई और सरकार होती तो शायद टैरिफ लगने के बाद अमेरिका के सामने झुकना पड़ सकता था, लेकिन पूरी मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा और भारत सरकार खड़ी रही। और आज ये दिखा दिया आज की तस्वीरों ने कि जो विश्वास, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शांति चाहता है भारत, यह भी स्पष्ट कर दिया हम किसी न्यूट्रल नहीं है, लेकिन हम शांति चाहते हैं। उन्होंने गीता जो है, जो रशियन में लिखी हुई है, वो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को दी है। मतलब साफ है कि आज भारत जो है अपने लक्ष्य कदम पर चलेगा, किसी के पीछे नहीं चलेगा। दूसरा, जहां भारत की जरूरत पूरी होगी, भारत को ऊर्जा की जरूरत है, भारत को डिफेंस सेक्टर मजबूत करना है, भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बात करनी थी जिसमें उसे सफलता मिली, भारत को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, भारत को S-400 की जरूरत है, क्योंकि S-400 ने जो है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परचम फहराया, उससे भारत को मुझे लगता है सुरक्षा की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की भी नींद उठ चुकी है, क्योंकि रोजगार के लिए भी वो जिस प्रकार से उन्होंने रास्ते खोले हैं भारतीयों के लिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से ट्रेड के अंदर $100 अरब 5 साल के अंदर जो 5 वर्षीय योजना के बनाई जा रही है, उसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर हमसे ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि अभी तक हम इम्पोर्ट करते हैं करीब $60 अरब का, और $5 अरब का लगभग हमारा जो है एक्सपोर्ट है। तो हम इम्पोर्ट जो कर रहे हैं वो उसमें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो बराबरी की अगर रेशो लानी है, उसके लिए हमें बड़े उद्योग आपस में करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे व्यापार को आगे ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना को सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि अभी तक चाइना सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है रशिया के अंदर। तो ऐसे में चाहे चीन की बात कीजिए, चाहे बात कीजिए अमेरिका की, कहीं ना कहीं उनको आज की रात नहीं आई होगी। और मुझे लगता है कि अब भी अगर अमेरिका नहीं समझा, अगर अब भी उसे लगता है कि भारत को के ऊपर टैरिफ अगर वो वापिस नहीं लेता है, तो मुझे लगता है एक थर्ड करेंसी की जो बात हो रही है, क्योंकि रूबल और रुपए के बीच में किसी तीसरी करेंसी को अगर बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के अंदर डॉलर की महत्ता भी खत्म होने जा रही है। तो ऐसे में भारत अपने कदमों पर अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अब जो है पूरी दुनिया इस चीज को समझ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो जब से सेकंड टर्म में आए हैं, उनके ऊपर एक जो अमेरिका को अमीर बनाने का एक सपना जो लेके घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज अमेरिकियों के लिए भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से आज भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर जा रहा है। तो यह बात हमें खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एससीओ की मीटिंग के बाद भी कही थी। तो यह एक मैसेज है मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए कि ये जो पूरा प्रोटोकॉल जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने तोड़ दिया और जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार में बैठे, यह अपने आप में दर्शाता था कि ये विश्वास है, दो देशों का आपसी विश्वास, और वो हमसे नो लिमिट पार्टनरशिप चाहते हैं। दोनों जो व्लादिमीर पुतिन
यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको भारत से नो लिमिट पार्टनरशिप चाहिए। तो ऐसे में एक विश्वास जो बना है, यह मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक जाएगा, क्योंकि हम जो हथियार खरीदेंगे रूस से, ये इसका मैं वाकई इस सवाल पर मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को यहां पर लूप इन कर लेता हूं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अब तक वेपन्स को लेकर क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं आई है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम डिप्लोमेसी को उस तरीके से नहीं समझते हैं, हम जो देखते हैं जो पढ़ते हैं उससे डिप्लोमेसी को समझते हैं, डिप्लोमेसी इससे भी आगे कहीं जाकर डिस्कशंस में रोल प्ले करती है। क्या बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीजें होंगी इस टॉक्स में जो शायद अभी सामने ना आए, बाद में आए, एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न? राजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देर ऐसी कई चीजें हैं जो ओपनली नहीं कही जाती, और ना ही मैं आप एडवाइस करूंगा आफ्टर सर्विंग इन डिफेंस फॉर सो मेनी इयर्स कि सो एवरीथिंग डज नीड नॉट बी डिस्कस्ड। हमें किसी से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया कि हम सब बताएंगे, वो जो हमको बताना है वो बताएंगे, और बाकी जो चीजें हैं जो हमको थोड़ा डिसीजन में टाइम लेगा, रशिया टाइम लेगा, हम टाइम लेंगे, उसको नेचुरल टाइम देंगे। हर एक चीज का बेकिंग का टाइम, एवरी केक डज नॉट बेक इन अ सेम मैनर। सारी चीजें एक बात है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया फुल्ली नोज और कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी फुल्ली नो, क्योंकि अब हम लोग अपना थ्रेट परसेप्शन को और नए डॉक्ट्रिन से देखने लगे हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट है, वी आर न्यूट्रल एंड नॉट, वी आर नॉट न्यूट्रल बट वी आर टुवर्ड्स पीस। इसका मतलब ये है, पहले हमको इसका डेफिनेशन ही नहीं पता थी कि हम पीस लविंग है, न्यूट्रल है, कोई कंफ्यूजन होता था। अब पता चल गया कि यू आर व्हाट यू आर टुवर्ड्स पीस एंड यू आर नॉट न्यूट्रल। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड पीस एंड बीइंग न्यूट्रल। एग्जैक्टली। तो ये जो क्लियर थिंकिंग आई है, ये डिफेंस में भी आई है। अब डिफेंस में Su-57 की बात लीजिए, अब इसमें ये डिसाइड होगा कि अब इंजन की बात आएगी तो अमेरिका, रशिया हैज टू डिसाइड कि अब इसमें इंजन पे क्या डिसीजन फर्मली लिया जाता है। इज इंडिया रेडी टू पुट सो मच ऑफ मनी इन इट? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आप लोग भी बात कहते हैं, पिछले 2 साल में 3 इंजन मिले हैं, GF404 IN, ये 3 मिले हैं और अभी हमें बहुत सारे और चाहिए। तो जितना डिले कर सकता है यूएस कर रहा है, तो क्यों नहीं दूसरा ऑप्शन? एग्जैक्टली तो हम ले रहे हैं वही ऑप्शन। और अब बिटवीन रशिया एंड इंडिया ये ऑप्शन की बात आएगी कि ये फला इंजन हमें डेवलपमेंट करना है। जैसे FGFA के लिए इंजन डेवलपमेंट की बात आई थी, क्या हम उतना पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसकी बैठक थोड़ी लंबी चलेगी। ये एकदम से 2-3 घंटे में नहीं हो जाती कि आज आए और कल तक हमने डिसीजन ले लिया। तो इसका जो नतीजा निकलेगा, इसके लिए हम फिर मिलेंगे और बताएंगे कि हालांकि होगी चीज, पर वो कब होगी, कैसे होगी और कौन सा इंजन होगा, क्या होगा, या हम और वेट करेंगे R&D की, क्योंकि रशिया की 3-4 R&D चल रही हैं इंजन के ऊपर, कौन सा हमारे को मुहैया कराया जाएगा, ये सारे डिसीजन ली जाएंगी। यहां तक कि ये नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू इट, पर वो दे वांट अ ठोस परिणाम। तो ठोस परिणाम तो तब आएगा जब उनके पास रिजल्ट सारे आएंगे। बट ये डिसाइड हो चुका है कि रशिया पूरा सहयोग देगा। इट इज नॉट ओनली कि आप इतने % बनाएंगे और हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जो शायद पहले होता था, वो अब नहीं होगा। जो पहले रशिया ने अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो पूरे नहीं पड़े थे, और इंडिया ने ऐसे स्टेप्स लिए थे जो पूरे कंपैटिबल नहीं थे, वो अब दोनों कंट्रीज नहीं करेंगी। ये वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। हम 20 इयर्स ही नहीं आए हैं। हमारा जो रशिया और इंडिया का जो साझेदारी है वो कब से चल रही है। द डे IL-14 कॉल्ड मेघदूत वाज गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ये उस दिन से चल रही है 1954 से। तब जब आया था वो एयरक्राफ्ट, उसके बाद जब आपके पास AN-12, IL-76, AN-32 ये सब आने शुरू हुए, मिग आने शुरू हुए, तब ये डिसाइड हुआ कि हमको ये सारी नीति सिर्फ बाइंग एंड सप्लाइंग से की होगी, जॉइंट मैन्युफैक्चर की होगी। ये डिसाइड अब हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम तक नहीं हुआ था। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी डॉक्ट्रिन्स क्लियर नहीं थी। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने लिख के दिया था कि भारत की कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं है। 1947 से 1995 नो डिफेंस डॉक्ट्रिन, सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन की हुई हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब ये खत्म हो गया है। और इसका नतीजा ये है कि ये हम
मीटिंग में अब वेट कर रहे हैं। सब चीज होगी। आफ्टर ऑल हमारे के पास कोई इंजन नहीं है, ना सबमरीन का, ना शिप का, ना टैंक का, ना एयरक्राफ्ट का। आप कैसे लाइव करिए? आप तो ऑनेस्ट राइफल तक नहीं बना रहे थे। देखिए राजीव जी, सच्चाई भी कड़वी होती है, और आप हर वक्त मेरे को कहते हैं कि मैं कड़वी बात करता हूं, पर क्या करूं, सच तो बोलना है। नहीं तो मैं भी ठाकुर स्वाति बोल सकता हूं और इलेक्शन के लिए बैठ सकता हूं, पर मैं वो काम नहीं करूंगा। तो बात सारी ये है कि ये सारी की सारी जो गेम है, इसको बड़ी सोच समझ के अब किया जा रहा है। हमको पता चल गया हमारी थ्रेट क्या है, और हमको पता चल गया हमारी हैसियत क्या है। हमें इलेक्शनरिंग के नारे नहीं लगाने, यहाँ पे सच बोलना है। क्योंकि हमारी तोपों के लिए हम अब मिसाइल्स वगैरह हम कैसे बनाएंगे, एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ये सारी बनेंगी, रशियन टेक्नोलॉजी होगी। अब चाइना क्या सोच रहा है, ये भी बात होगी। चाइना फाइनेंस करता है रशिया को, क्या करेगा कि नहीं करेगा, ये भी बात होगी। बहुत चीजें आएंगी बीच में। और उसके बाद अमेरिका कौन सा फैसला लेगा जिसको हम कैसे कंबाइन करें, क्योंकि हमारी अब आइस जा रही है साउथ चाइना सी में। रशिया भी कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में होगा। Exactly. जरूर होगा। और सीएआर रिपब्लिक में होगा, जहां पे ओबीओआर और बीआरआई के रोड्स बन रही है चाइना की। रशिया इंटरेस्टेड है कि ये क्यों हो रहा है, अमेरिका इंटरेस्टेड है ये क्यों हो रहा है। तो फिर से एक किस्म से जो संघर्ष चलेगा, ग्रेट गेम का भी ग्रेट गेम शुरू होने वाला है यहाँ पे। तो ये आपको इतना आसानी से नहीं निकल जाएगी बात जैसे कि हो रही है। ये आज स्टार्ट हुई है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। तो इसको आप देखिए, अब देखिए क्या आगे होता है। वाकई रवि अरोड़ा सर, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिल के बहुत करीब है। पुतिन के स्टेटमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट हमें रीड बिटवीन द लाइंस करने पड़ेंगे। बड़ा सादा शब्दों में मेक इन इंडिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब है। इसको जरा सा एनालिसिस कीजिए, कितने सेक्टर्स में रूस भारत के पास आने वाला है? ये समझना होगा, इस बार जो स्टेट विजिट में व्लादिमीर पुतिन की पूरी सरकार आई हुई है। मैं पूरी सरकार इसलिए कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मतलब उनके साथ 5 मंत्रालय और हैं। तो ये समझने वाली बात है, सिर्फ डिफेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी साथ आए हैं, यहाँ होम मिनिस्टर भी है, और उसके अलावा जो 5 मंत्रालय आए हैं उसमें कृषि मंत्री भी हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपसी लेन देन, मतलब मेक इन इंडिया की अगर बात होती है, तो जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है, हथियार भारत अब बनाता है, बेचता है, उसमें रूस एक बहुत बड़ा सहयोगी भी है। और रूस का अगर हमें सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है हम डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर परचम फहरा सकते हैं। और भारत, मुझे लगता है खुद रूस भी चाहता है कि हम चाइना को टक्कर दें, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं देखिए मजबूरी है रूस की कि कहीं ना कहीं उसको चाइना के साथ रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है, वो उसकी विस्तारवादी नीति से कहीं ना कहीं रूस भी परेशान रहा है। और ऐसे में रूस को जानता है कि भारत को भी बढ़ाना जरूरी है साथ साथ। और वो हमेशा से जिस प्रकार से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, ये दशकों पुराने हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन इस रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें अगर उनका साथ मिलता है तो सिर्फ भारत का ही फायदा नहीं है, रूस का भी फायदा है, क्योंकि रूस को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उनके हथियारों का, उनके पेट्रोल का सबसे बड़ा खरीदार अगर है तो भारत ही है। तो ऐसे में भारत को से रूस को उतने ही फायदे हैं जितने भारत को रूस से हैं। क्योंकि और खासकर अगर आपको यूरोपियन देशों के खिलाफ खड़ा होना है, अगर आपको अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना है, तो आपको भारत का साथ चाहिए। तो इस बात को रूस भी समझ रहा है। और खासकर मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने फैसले ले सकती है। मैंने पहले भी एक बात कही है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो शायद इतने अधिक फैसले नहीं ले सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से तो वो खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम पर कोई थोपा नहीं जा सकता अपना कानून। आप अपनी बात हम पर थोप नहीं सकते। हमारी मर्जी होगी, 146 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान की आबादी के लिए जो हित में होगा, भारत वही करेगा।
यही बात प्रधानमंत्री मोदी हर बार कहते हैं और हर बार कहते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अब भारत के साथ निभाना चाहते हैं दोस्ती भी और रिश्ता भी और व्यापार भी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा दोनों ही देशों को मिलने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत में भी रोजगार बढ़ेंगे बल्कि रूस का भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हम उनसे तेल खरीदते हैं और जिस प्रकार से हथियारों की खरीदारी में हमने पिछले कई दशकों से लगातार कमी आ रही थी जो हम रूस से खरीद रहे थे, उसमें भी पहले से बढ़ोतरी होगी, तो इससे रूस का भी फायदा है। और ये एक मैसेज है पूरे अमेरिका के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो मुझे लगता है अपना बहुत नुकसान करा बैठेंगे। लेकिन इसके टैरिफ नहीं लगने के बाद हमारे रिश्ते रशिया से पहले से बेहतर होने जा रहे हैं। और ये जो टीम आई है, 8 मंत्री साथ आए हैं, तो यह स्पष्ट है कि पूरी तरह से रशियन सरकार और भारत सरकार के बीच में एक बड़ा वाकई सर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बहुत बड़ा फर्क है अमेरिका, फ्रांस या रूस में। और रूस का बहुत बड़ा फर्क यह है कि वो टाइम टेस्टेड पार्टनर है। दूसरी बात, अगर वो टेक्नोलॉजी देने की बात करता है तो उसमें राइडर नहीं लगाता, वो टीओटी की भी बात करता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है। यानी भारत के साथ कुछ करेगा तो भारत को भी मजबूत करेगा। रूस पर पाबंदियां हैं, अगर वो भारत के साथ मेक इन इंडिया में जाता है और यहां से वो प्रोडक्ट दुनिया के मित्र देशों तक जाते हैं तो उससे जो अर्निंग होगी शायद उससे रूस को भी फायदा हो। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स की भी बात की है आज। क्या इशारा दे रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन खास तौर पर अमेरिका को? राजीव जी, आपके हम फोरम पे पहले बात कर चुके हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ही तो उसके माइंड में है। उसने ही तो चाइना को समझाया है कि अगर आप ब्रिक्स को में मेजर गेम खेलना चाहते हैं, और चाइना इज ऑलरेडी ड्रीमिंग ऑफ ब्रिक्स करेंसी, कहते हैं अगर आपको वो अपना सपना साकार करना है तो आपको पहले भारत के साथ में अपने जो डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करिए। ये जो ईस्ट में जो आपने डिफरेंसेस पैदा किए हैं इसको एकदम से सॉर्ट आउट करिए और साथ में साझेदारी करिए भारत के साथ। ये चाइना समझ गया है। चाइना ने कुछ कदम भी उठाए हैं जिसको सबने नोटिस किया है, पर आप बात ये है कि ये थोड़ा गेम और भी थोड़ा समझदारी करेगा, क्योंकि चाइना की अपनी और भी मजबूरियां हैं। हम चाइना को तो क्रिमिनल या विलन बना सकते हैं, पर उसकी एक्चुअल मजबूरियां भी हैं, वो हमको दूर करेगा। इसलिए ये ब्रिक्स में जो मिल के साझेदारी के साथ जो चाइना, इंडिया और रशिया, RIC जिसको आप कहते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन बैठ के काम करता है तो ऑब्वियसली देन वी कैन ओवरकम एनीथिंग। चाइना को अभी प्रॉब्लम है अमेरिका से, चाइना क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है अमेरिका को, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपने मार्केट को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए रशिया इज ट्राइंग टू फाइंड द मेथड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक सब बड़ी चीज ये है, बाकी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और इजराइल, ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो वेट कर रहा है, वो कहता है कि वॉट एवर हैपन्स इजराइल विल बी द गेनर। वो हर के, क्योंकि वो जितनी भी अपग्रेडेशन ऑफ एनी वेपन सिस्टम ऑफ रशिया है, इजराइल ने हर वक्त आके मदद करी है। चाहे मैरिंग फ्रेंच विद रशियन वेपन सिस्टम, आई हैव सीन इजरायली टेक्नोलॉजी देयर, इजरायली टेक्नीशियन, इजरायली साइंटिस्ट, दे आर ऑलवेज देयर। वो उन्होंने इटली को भी मदद करी थी, चाइना के अपग्रेडेशन में भी इजराइल पहुंच गया था। तो आप ये बात याद रखिए कि बाकी कंट्रीज भी आपके इसका फायदा उठाएंगी जो इंडिया और रशिया के बीच में होगा। पर यूरोपियन यूनियन की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो नेटो को बनाता है वो बड़ा चैलेंज में आएगा इस बात से, क्योंकि एक बार आपका वेपन सिस्टम आके मार्केट में आ जाएंगे, नेटो के वेपन सिस्टम को कोई खरीदेगा नहीं। जैसे कि 1967 में पानब्रो एयर शो की रिपोर्ट थी, एक एयरक्राफ्ट था हमारे पास मारुत HF-24, उन्होंने कहा था कि अगर बाय 2000 if this aircraft is allowed to develop with proper engine, no third world country will buy any aircraft। ये रिपोर्ट थी और वो बड़ी आराम से उस HF-24 को ग्राउंड कर दिया गया, वाकई फॉरेन प्रेशर से। वाकई ये हमको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का है कि ये जो R करेंसी वाले जितने भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स वाले,
ये अगर एक हो गए तो एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप से दूर जाएगा। फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होने की बात दूर है, फिर कहीं मेक एशिया ग्रेट अगेन हकीकत में ना उतर जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और अब आगे पाकिस्तान में बड़ा बदलाव।